हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कक्षा 10 के बायोलॉजी के अध्याय 1 के जैव प्रक्रम के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव के पाचन तंत्र का कौन सा अंग भोजन का अधिकांश पाचन करता है। सिंपल भाषा में समझिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कौन सा अंग है जो भोजन के अधिकांश भाग का पाचन करता है या भोजन के अधिकांश भाग को पचाता है। ए है मुख, बी है अमाशय, सी है छोटी आंत और डी है बड़ी आंत। तो अधिकांश जो भाग का पाचन होता है वो होता है छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। यदि पूछेगा कि भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो शुरुआत तो मुख गुहा से ही हो जाती है। मुख गुहा में मुख गुहा के बाद भोजन जो है वो ग्रास नली या अन्न नली में जाता है। उसमें क्रमानुकुंचन के द्वारा भोजन जो है वो अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटा के आसपास तक रहता है। अमाशय में ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। और बड़ी आंत की बात करें तो ये जल के पाचन के लिए पाचन का काम करता है। तो जल का पाचन कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट इसका देख लेते हैं, एक बार फोटो देख लेते हैं। पाचन तंत्र का फोटो देखना है तो डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे देखिए ये हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें ये हो गया मुख। मुख के द्वारा ईसोफेगस से भोजन क्रमानुकुंचन विधि से होते होते स्टोमक यानी जो है अमाशय में आता है। और अमाशय के बाद भोजन जो है छोटी आंत में आता है। यहीं पे भोजन का जो मुख्य रूप से पाचन होता है। जो ये बीच में दिख रहा है, ये जो बीच वाला भाग है, ये ये है छोटी आंत। और जो साइड में दिख रहा है ये वाला भाग, ये ऐसे करके जो है ये है बड़ी आंत। तो ये भी याद रखिएगा कौन सी आंत बड़ी है। तो छोटी आंत जो है वो बड़ी है और बड़ी आंत जो है वो छोटी है। ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस कोशिकांग में होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है वो मुख्यतः किस कोशिकांग में होता है। ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है केंद्रक, सी है हरित लवक और डी है राइबोसोम। प्रकाश संश्लेषण क्या है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों के माध्यम से पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो हरित लवक जो है, हरित लवक के भाग में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। हरित हरित लवक जो है इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और राइबोसोम जो है इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण जो होता है वो कहाँ होता है? प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है प्लाज्मा, बी है श्वेत रक्त कणिका, डी है हीमोग्लोबिन, सी है हीमोग्लोबिन और डी है प्लेटलेट। तो मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो मुख्यतः हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण ही, इसी के कारण क्या होता है, रक्त का जो रंग होता है, रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। देखिए प्लाज्मा प्लाज्मा जो है ये भी रक्त का ही भाग होता है। रक्त के 2 भाग होते हैं। एक होता है जो जिसमें कण होते हैं, या जो एक होता है रुधिराणु और दूसरा होता है वो प्लाज्मा। प्लाज्मा लगभग ब्लड का 55% के आसपास जो होता है वो ब्लड का प्लाज्मा होता है। और
जो बचा हुआ भाग होता है वो होते हैं रक्त, जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होते हैं, जिसमें रक्त कण कण जिसमें पाए जाते हैं, वो वाला भाग। प्लाज्मा का जो रंग होता है वो उजला होता है। श्वेत रक्त कणिका जो है ये आरबी व्हाइट ब्लड सेल है, डब्ल्यूबीसी है। और डी है प्लेटलेट। डेंगू जब बीमारी होती है तो इसमें क्या होता है, प्लेटलेट कम हो जाते हैं, इसी 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 को बाहर से चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? तो श्वसन के दौरान जो है ऊर्जा, ऑप्शन ए है डीएनए, बी है एटीपी, और सी है आरएनए, और डी है ग्लाइकोजन। तो श्वसन के दौरान ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के रूप में संचित होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। श्वसन की जो क्रिया होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है वायवीय श्वसन और एक होती है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मिलती है। वायवीय श्वसन का मतलब होता है जब वायु की उपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया होती है उसको वायवीय श्वसन कहते हैं, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया होती है उसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। वायवीय श्वसन में हमें 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है, जबकि अवायवीय श्वसन में केवल 2 एटीपी ऊर्जा ही प्राप्त होती है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है यह आनुवांशिक इकाई होता है। ग्लाइकोजन की बात करें तो जो हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जो भोजन हमारे शरीर में जो संचित रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, जबकि पेड़ पौधों में जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में संचित होता है। और ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है यह भोजन लीवर में होता है। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? फेफड़ों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो होता है वायु कोश में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार हम लोग फेफड़े की आकृति देख लेते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसे देखिए, यह है लंग्स की आकृति। लंग्स जो है इसमें नहीं है उतना बढ़िया से फोटो, दूसरा वाला जो बढ़िया था कहाँ गया? ये देखिए, ये जो है गले में जो सामने से जो हड्डी आती है, छाले नुमा संरचना होता है, ये ट्रेकिया है। और ट्रेकिया आगे चल के दो भागों में बट जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकस। जैसे यहाँ पे ये जो बटा हुआ है, एक इधर बट गया है एक इधर बट गया है, इसको बोलते हैं ब्रोंकस। और फिर आगे जो है ये प्रत्येक ब्रोंकस जो है आगे कई छोटी छोटी भागों में बटा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। यहाँ पे जैसे दिखाया गया है ये देखिए, ये क्या है, तो ये ब्रोंकियोल्स है। और फिर आगे इसके बाद पहले ब्रोंकस फिर ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के बाद जो ये छोटे छोटे दाने से जो संरचना है ये सब ये वाले, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। जो वायुकोश है इसी को क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स बोला जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। श्वास नली को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। जो ऊपर से आ रहा था एक भाग ऐसे, इसके चारों तरफ छल्ले नुमा संरचना होती है, ये आगे चल के बढ़ जाता है दो भागों में, ऐसे बट गया तो इसको बोलते हैं ब्रोंकस। जो बी नंबर है ब्रोंकस हो गया ये। फिर ये आगे और भागों में बढ़ता है ये ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और फिर ब्रोंकियोल्स से ही ऐसे छोटे छोटे दाने जाने जैसे जब संरचना निकलती है तो इसी को बोलते हैं वायु कोश, या इसी को ब्रोंकियोल्स भी बोला जाता है। तो यहीं पे जो गैसों का आदान प्रदान होता है।
चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन जो है, ऑप्शन ए दिया है फ्लोएम, बी दिया है जाइलम, सी दिया है एपिडर्मिस और डी दी है कॉर्टेक्स। देखिए जल का परिवहन बोल रहा है, तो जल का परिवहन जो है वो जाइलम के द्वारा होता है। ज से जल और ज से जाइलम। और अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जो भोजन का परिवहन होता है वो होता है फ्लोएम के द्वारा होता है। जल का पूछेगा तो जाइलम के द्वारा, और फल का पूछेगा तो फल मतलब भोजन कह सकते हैं, भोजन का परिवहन पूछेगा तो फ्लोएम के द्वारा होता है। देखिए ऊतक क्या होते हैं? ऊतक जब कोशिकाओं, जब एक तरह के कार्य करने वाली कोशिकाएं जो मिलकर एक संरचना बनाती है तो उसी को क्या बोलते हैं? ऊतक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी जो है वो होती है केशिका, इसी को कैपिलरीज भी बोलते हैं। यहीं पे जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उसी का आदान प्रदान जो है यहीं पे होता है। अगला क्वेश्चन है, या ब्लड जो होती है, ब्लड सॉरी भोजन बोल दिया गलती से, ब्लड का आदान प्रदान जो होता है, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त का आदान प्रदान जो होता है वो केशिका के द्वारा ही संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? ब्रिक की कार्यात्मक इकाई, ए है न्यूरॉन, बी है नेफ्रॉन, सी है एल्बियोलस और बी डी है बोमेन कैप्सूल। तो ब्रिक की कार्यात्मक इकाई जो है वो होती है नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। यहीं पूछ दे मस्तिष्क की, मस्तिष्क के कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो वो होती है न्यूरॉन। मस्तिष्क क्या होता है? तो न्यूरॉन। और ये वोमेन कैप्सूल जो है ये किसका भाग है? तो ये किडनी का ही भाग है। यहाँ पे जो है रक्त का फिल्ट्रेशन, यानी एक तरीके से रक्त जो है वो छानने का काम कौन करता है? तो वोमेन कैप्सूल करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव के पाचन तंत्र का कौन सा अधिकांश पाचन कराता है? तो ये तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया है, वहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो चलिए इसको आगे देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अब यहाँ से देखिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है जो पौधे के द्वारा जो अनावश्यक जल होते हैं उसे वाष्प के रूप में बाहर निकालने को ही क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पौधे जो है जितना भी जल लेते हैं उसका मात्र 10% ही जल का उपयोग करते हैं, बाकी 90% जो है वो जल वाष्प के माध्यम से बाहर निकल जाता है। वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः जो है वो स्टोमाटा वाले भाग में होता है, रंध्र, इसी को इंग्लिश में स्टोमाटा बोलते हैं। रंध्र क्या है? पत्तियों में जो एकदम छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उसी को रंध्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? मानव शरीर में जो रक्त का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऊपर के क्वेश्चन में भी देखे थे, प्लाज्मा को बताए थे। प्लाज्मा जो है वो रक्त का टोटल कितना भाग होता है? रक्त का लगभग 55%। 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है, और यह रंगहीन होता है। प्लेटलेट जो होते हैं ये कहीं पे हाथ पैर यदि कट जाता है तो उस समय जो रक्त का थक्का बनाने के काम क्या है? प्लेटलेट्स का है। और श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC, तो WBC का काम होता है हमारे शरीर के लिए प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, जो जिससे हमारा शरीर रोगों से लड़ने में सहायक होता है। भोजन का पाचन मुख के किस एंजाइम द्वारा प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन जो है, ए दिया है पेप्सिन, बी दिया है ट्रिप्सिन, सी दिया है सेलिवरी एमाइलेज टाइलिन और डी दिया है लाइपेज। तो मुख में जो होता है वो टाइलिन होता है, तो इसी के द्वारा टाइलिन एंजाइम के द्वारा ही आरंभ होता है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये दोनों जो है ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है,
और ट्रिप्सिन जो है पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। और जो इरेप्सिन जो होता है, इरेप्सिन प्रोटीन के जो बदला हुआ है भाग कहाँ तक, पॉलीपेप्टाइड जो है उसको अमीनो अम्ल में बदल देता है। तो तीनों याद रखिएगा, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इरेप्सिन। पेप्सिन जो है वो अमाशय से निकलता है, ट्रिप्सिन जो है वो अग्नाशय से निकलता है, और इरेप्सिन जो है वो छोटी आंत से निकलता है। एक बार और सुनिए, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। ट्रिप्सिन जो है पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। और इरेप्सिन, इरेप्सिन जो है, इरेप्सिन पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। याद रखिएगा, लाइपेज जो है ये वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है लीवर। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, जिसे यकृत हिंदी में और इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। अग्नाशय, अग्नाशय जो है यह मिश्रित ग्रंथि है, यानी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि पूछे तो अग्नाशय होती है। थायराइड से, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। लार ग्रंथि से लार का स्राव होता है। आगे क्वेश्चन है, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है? तो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्यतः ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब होता है कि जब रक्त के हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिल जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में जड़ों द्वारा जल का अवशोषण मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है? पौधों में जड़ों द्वारा जल का जो अवशोषण होता है वो परासरण प्रक्रिया द्वारा होता है। परासरण द्वारा होता है। जड़ जो है वो मिट्टी में कम सांद्रता से जड़ में अधिक सांद्रता की ओर जल का परिवहन होता है। इसी को परासरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त कौन सी रक्त वाहिनी ले जाती है? ए है सिरा, बी है धमनी, सी है केशिका और डी है लसिका वाहिनी। देखिए, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में बोल रहा है, यानी कि जब भी हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त जाएगा, इसका मतलब क्या है कि वो शुद्ध रक्त है। शुद्ध रक्त का मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन, वैसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है। तो शुद्ध रक्त का प्रवाह जो है वो धमनी के द्वारा होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। इससे हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। शुद्ध रक्त का प्रवाह धमनी के द्वारा होता है। और सीरा की बात करें तो सीरा से अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। केशिका जो है यह सबसे छोटी परिवहन का भाग है, परिवहन नली बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? या मानव शरीर का जो मुख्य उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग वैसे अंग होते हैं जो हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ होते हैं, जिनका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है, और यदि वे शरीर में रहेंगे तो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो वैसे पदार्थ को हम लोग उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। और उत्सर्जी पदार्थ जिन अंगों के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं उसे हम लोग उत्सर्जी अंग कहते हैं। जैसे हमारा त्वचा हो गया, त्वचा से क्या है, पसीना बाहर निकलता है। तो त्वचा भी एक तरीके का क्या है, उत्सर्जी अंग है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो मुख्य उत्सर्जी अंग है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिक या किडनी। इसकी संख्या 2 होती है और दोनों जो होती है वो सेम के बीज के आकार की होती है। यदि किसी व्यक्ति का एक ब्रिक खराब भी हो जाता है तो वो दूसरे ब्रिक के माध्यम से भी जिंदा रहते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जितना काम 2 ब्रिक कर रहे थे तो उस समय एक
लोड कम आ रहा था, यानी इनको काम कम करना पड़ रहा था, लेकिन जब एक बारी काम करता है तो उससे के लिए अधिक काम होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल बनाने के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? सॉरी, पौधों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? देखिए, पौधे हम लोग पता है भोजन कैसे बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे भोजन बनाते हैं। तो पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। अब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा ही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा भोजन बनाते हैं। इसी को क्रिया को प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। और जब पौधे भोजन बनाते हैं तो उसी से उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निकलता है, जिसका हम लोग सांस लेने में उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर मुख्य उत्पाद क्या है, क्या होते हैं? तो इसके मुख्य उत्पाद जो होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, जब हमारे शरीर को ऊर्जा तभी मिलती है जब श्वसन की क्रिया द्वारा ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तभी हमें ऊर्जा मिलती है। इस उसके बाद जो मुख्य उत्पाद जो बनते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।